मॉर्निंग। आज हम करेंगे कि देश में 1950 से लेकर 1990 तक उद्योगों की स्थिति क्या थी, औद्योगिक नीति कैसे काम कर रही थी। हमने पढ़ा पिछले लेसन में कि देश आज़ाद हुआ तो भारत में बहुत कम उद्योग थे। सूती वस्त्र उद्योग था, चीनी, कपड़ा और ये सीमेंट, पटसन, लोहा, कुछ ही उद्योग थे। उद्योग पूरी तरह से विकसित नहीं थे। अब भारत के सामने प्रश्न ये था कि औद्योगिक विकास कैसे किया जाए। उद्योगों का विकास किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उद्योगों से तेज़ी से उत्पादन होता है। तेज़ी से उत्पादन होगा वस्तुओं और सेवाओं का तो नेचुरल है कि आर्थिक समृद्धि तेज होगी। इसी तरह से उद्योगों का विकास होगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। उद्योगों का विकास होगा तो नई टेक्नोलॉजी आएगी। तो इसीलिए औद्योगिक विकास करना हमारे लिए ज़रूरी था। दूसरा, जब देश आज़ाद हुआ तो हमने याद कीजिए, हमने बोला था कि हमारे देश में घोषणा की गई थी कि भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का ज़्यादा महत्व होगा, है ना। ये भी ध्यान रखना था औद्योगिक विकास के लिए। तो जब हमने उद्योगों का विकास शुरू किया तो हमने औद्योगिक विकास पर ज़्यादा ध्यान, सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व ज़्यादा रखा। लेकिन ऐसा नहीं था कि निजी क्षेत्र का कोई महत्व नहीं था। सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व था, निजी क्षेत्र का भी अपना एक स्थान था। अब कैसे कैसे हमने औद्योगिक नीति अपनाई। 1948 में सबसे पहले औद्योगिक नीति प्रस्ताव रखा गया। उसके बाद कुछ परिवर्तन आए। फिर 1956 में, कब 1956 में नई औद्योगिक नीति प्रस्ताव रखा गया। आपकी बुक में जो डिटेल में दिया है 1956 की औद्योगिक नीति दी गई है, ठीक है। 1956 की औद्योगिक नीति में हमने क्या क्या परिवर्तन किए, क्या क्या चीज़ें अपनाई, और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी ना भारत की, उसमें उद्योगों पर विशेष महत्व दिया। हमने ये भी आपको बताया था जब पंचवर्षीय योजनाएं कर रहे थे। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार जो थी वो 1956 की औद्योगिक नीति ही थी। 1956 की औद्योगिक नीति में सबसे पहला काम किया कि उद्योगों का वर्गीकरण किया। 3 भागों में उद्योगों को बांटा गया। पहले भाग में वे उद्योग आएंगे जो भारी होंगे, बड़े और भारी उद्योगों को पहले हिस्से में रखा गया। इसमें 17 उद्योग शामिल किए गए। इन उद्योगों में सरकार निवेश करेगी, यानी सार्वजनिक निवेश होगा, और इन उद्योगों का संचालन पूर्ण रूप से सरकार के हाथ में होगा। दूसरे भाग में 12 उद्योग रखे गए, जिसमें सरकार क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिलकर काम करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत सरकारी क्षेत्र के द्वारा होगी, निजी क्षेत्र उसका सहयोग करेगा। तीसरे भाग में वे उद्योग रखे गए जिसमें निजी क्षेत्र उत्पादन करेगा। निजी क्षेत्र उत्पादन करेगा जिस क्षेत्र में, उसमें लाइसेंसिंग नीति होगी। लाइसेंसिंग नीति का मतलब निजी क्षेत्र जब भी नई इकाई खोलेगा, उत्पादन शुरू करेगा, तो उसको लाइसेंस सरकार से लेना पड़ेगा, यानी सरकार से अनुमति लिए बिना ये उद्योग नहीं खोल सकता। तो सबसे पहले क्या किया गया, उद्योगों का वर्गीकरण किया गया। कितने क्षेत्रों में? 3 भागों में। दूसरा किया गया, दूसरा पॉइंट था, जो लघु उद्योग हैं उनको प्रोत्साहित किया गया। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। लघु उद्योग उनको माना गया जिसमें 5 लाख रुपए तक की पूंजी का निवेश किया जाता है। जिनमें 5 लाख रुपए तक का पैसा लगता है, निवेश होता है, उन्हें उस समय लघु उद्योगों के नाम से घोषित किया गया। और समय के साथ साथ ये सीमा बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे देश प्रगति करता है, कीमतें बढ़ती हैं, तो ये जो लघु उद्योगों की परिभाषा है ये बदलती चली जाती है। उस समय 1956 में कितना था, 5 लाख रुपए तक जो निवेश करते हैं जो जिन उद्योगों में, उन्हें लघु उद्योग के नाम से पुकारा गया। लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें कई चीज़ों की छूट भी दी गई, कि जैसे करों में छूट,
जैसे बिजली में छूट, बिजली का जो पेमेंट है उसकी कम पेमेंट होगी। तो बहुत सारी सुविधाएं भी लघु क्षेत्र को ऊपर उठने के लिए दी गई। इसी तरह से ये भी कहा गया जो लघु क्षेत्र के लघु उद्योग उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लघु उद्योगों में क्या होता है, श्रमिकों का ज़्यादा काम होता है, मशीनों से कम काम होता है। तो नेचुरल है इनमें उत्पादन तेजी से नहीं होगा क्योंकि ये श्रम प्रधान तकनीक अपनाते हैं। तो ये बड़े उद्योगों का कंपटीशन नहीं सहन कर पाएंगे ना, यानी बड़े उद्योगों में तो तेजी से उत्पादन होता है, सस्ता उत्पादन पड़ता है। तो लघु उद्योगों का संरक्षण रखने के लिए यह भी कहा गया कि जो वस्तु का उत्पादन ये लघु उद्योग कर रहे हैं उन्हें भारी और बड़े उद्योग उत्पादन ना करें। बड़े उद्योगों में इनका उत्पादन, इन वस्तुओं का उत्पादन ना हो जिन वस्तुओं का उत्पादन लघु उद्योग कर रहे हैं, क्योंकि इनको बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता ना करनी पड़े। यानी लघु उद्योगों का संरक्षण रखा गया, लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया। इसी तरह से निजी क्षेत्र को बराबरी दी गई। निजी क्षेत्र के साथ अच्छा व्यवहार और भेदपूर्ण भावपूर्ण व्यवहार नहीं था, अच्छा व्यवहार था, समानता का व्यवहार था। यानी कोई भी वस्तु का उत्पादन अगर निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों कर रहे हैं तो जो नियम सरकारी क्षेत्र पर लागू होंगे वही नियम निजी क्षेत्र पर लागू होंगे। दूसरा ये भी कहा गया निजी क्षेत्र जहाँ उत्पादन कर रहा है, अगर वो ऐसे क्षेत्र में जाके उत्पादन करता है जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, पिछड़े हुए प्रांत हैं, तो वहाँ पर उनको और अधिक सुविधाएं दी जाएंगी। वहाँ के लिए लाइसेंस में आसानी से उनको लाइसेंस मिल जाएगा, वहाँ पर करों में भी उनको ज़्यादा छूट दी जाएगी, बिजली के पेमेंट में भी ज़्यादा छूट दी जाएगी। तो जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पर उद्योग अगर निजी क्षेत्र लगाता है तो उसे अधिक लाभ होगा। ठीक है, आसानी से उनका काम लाइसेंस वगैरह मिल जाएगा। यानी निजी क्षेत्र के उद्योगों को भी समानता का व्यवहार दिया गया। सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिलकर काम करेंगे। इसी तरह से क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने का प्रयास किया गया। जो क्षेत्र पहले से विकसित हैं उसकी बजाय ये प्रयास किया जाए कि जो क्षेत्र कम विकसित हैं वहाँ पर उत्पादन बढ़ाया जाए। इसीलिए कहा गया निजी क्षेत्र अगर उनमें उत्पादन करता है, पिछड़े क्षेत्रों में उत्पादन करता है तो उन्हें छूट मिलेगी, है ना, ताकि वो पिछड़े हुए क्षेत्र ऊपर विकसित हो सकें, वहाँ पर लोग उद्योग ज़्यादा लगा सकें। क्लियर? तो क्या क्या हमने किया अभी तक? क्या उद्योगों का वर्गीकरण किया गया, लघु उद्योगों का प्रोत्साहित किया गया और निजी क्षेत्र पर के साथ समानता का व्यवहार किया गया, पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने का प्रयास किया गया। इसके साथ साथ विदेशी पूंजी को सीमित महत्व दिया गया कि विदेशों से पूंजी की अगर आवश्यकता भी है मान लीजिए देश को, तो वो कम से कम पूंजी ली जाए। अगर किसी उद्योग में हमें आवश्यकता पड़ती है कि वहाँ के कर्मचारी यहाँ बुलाए जाएं, तो कोशिश की जाए कि हमारे कर्मचारी वो प्रशिक्षण ले लें और वो वैसा काम कर पाएँ। इसी तरह से उनसे हमें कोई टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी खरीदनी है, सिर्फ तब खरीदी जाए। ऐसा नहीं हो कि हम उन विदेशी पूंजी पर ज़्यादा निर्भर हों। विदेशी पूंजी तब ही लगाई जाए जब देश में अत्यंत आवश्यकता हो। इसी तरह से लास्ट है कि विदेशों से हमारे स्थानीय उद्योगों का संरक्षण भी किया गया। ये पेपर में कई बार अकेला पॉइंट भी कई बार आता है। हमारे स्थानीय उद्योगों का विदेशों से कैसे संरक्षण किया गया। संरक्षण का मतलब होता है कि जो हमारे देश के लोग उत्पादन कर रहे हैं ना, उसको विदेशों से कंपटीशन ना करना पड़े, कि वो सुरक्षित है, उन्हें जैसे पक्का पता है कि अब हमारा माल बिकेगा। तो इसके लिए दो चीज़ें अपनाई गई। पहली चीज़, विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर टैक्स लगाए गए, प्रशुल्क। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए विदेश से कोई वस्तु आती है 10 रुपये की, हमने उस पर 5 रुपये टैक्स लगा दिया तो 15 की आने लगेगी, महंगी हो जाएगी, तो लोग उसे नहीं खरीदेंगे। तो सबसे पहले विदेशों से देशीय उद्योगों का संरक्षण करने के लिए प्रशुल्क लगाए गए। प्रशुल्क लगाने से कीमतें बढ़ जाती हैं तो लोग उसे नहीं खरीदते, तो इससे विदेशी वस्तुएं देश में नहीं आएंगी, है ना, स्थानीय वस्तुएं बिकेंगी। दूसरा ये किया गया कि विदेशों से जो वस्तुएं आ रही हैं
उनका कोटा निश्चित कर दिया जाए। कोटा का मतलब होता है मात्रा निश्चित कर देना, ठीक है। इसको अप्रशुल्क अवरोधक भी बोलते हैं। प्रशुल्क अवरोधक होता है कर बढ़ाकर विदेशी वस्तुओं को देश में मत आने दो, कि उन पर टैक्स लग गया, अब देश में वस्तु नहीं आएगी, तो इसे प्रशुल्क अवरोधक अक्षर बोलते हैं। इसी तरह से जब हम कोटा निश्चित कर देते हैं कि विदेशों से आने वाली वस्तु इतनी मात्रा से ज़्यादा नहीं आ सकती, अलाउड ही नहीं है इससे ज़्यादा आनी, तो इसका मतलब हमने कोटा अवरोधक यानी मात्रा का अवरोधक लगा दिया है। इसे अप्रशुल्क अवरोधक नाम से भी पुकारा जाता है। तो देशीय उद्योगों का संरक्षण करने के लिए हमने 2 अवरोधक लगाए। कौन कौन से? प्रशुल्क अवरोधक और अप्रशुल्क अवरोधक। प्रशुल्क अवरोधक विदेशी वस्तुओं पर टैक्स लगा दिया जाए ताकि देशी वस्तु बिके। वो वस्तुएं महंगी हो गई और भारतीय वस्तुएं सस्ती होंगी तो लोगों ने खरीदेंगे। दूसरा, विदेशों से आने वाली वस्तुओं का कोटा निश्चित कर दिया जाए कि एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा हम उनकी वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे ताकि भारत की ही वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बिकें। क्लियर? तो हमने आज किया उद्योगों की स्थिति क्या थी, 1956 की औद्योगिक नीति क्या थी। क्लियर? आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे मेल आईडी है soniakumar1969@gmail.com। आप अपना कोई भी प्रश्न उसमें डाल सकते हैं और आपको उस प्रश्न का जवाब मिलेगा उसी मेल आईडी से। थैंक यू।